दोस्तों, मैं आपको फिर से एक ऑडियो समरी में स्वागत करता हूं। हमारे ऑडियो समरी में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज हम रिच डैड पुअर डैड की हमें पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए पार्ट 2, पैसे के सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने को बदल जाता है, ये हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं। आप ईयरफोन लगा ले, हेडफोन लगा लेंगे और ईयरफोन लगा लेंगे तो आपकी मेरी बातें आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी, तो कृपया लगा लें। तो मैं शुरू करता हूं। पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग फिल्मी कहानियाँ एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ किराए के मकान में रहने लगे हैं। जल्द ही उन्हें यह लगने लगा है कि वे पैसा ही बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चा पैदा कर सकें, ताकि उनके पास 2 तनख्वाहें हों। आखिर और वे करियर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और अपनी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, आय आती है, उतने उनके व्यय होने लगते हैं, मतलब उनका खर्चा होने लगता है। ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर पर खर्च होता है, मतलब टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि वह पैसा आपके बॉस आपको नहीं दे सकता। इतनी भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई बल्कि सीधे सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। इसे समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीदेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर खरीदते हैं, नए सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनका दायित्व का कॉलम बढ़ गया। वे कर्ज में हैं, उन्हें बहुत मार्गेज ऋण से चुकाने के लिए है। अब वे चौहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक से एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह खत्म हो जाता है। तब तक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और उसके अलावा उनके घर में लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स की छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट का भुगतान कर देते हैं। अब वो बाद में राहत की सांस लेते हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया। अब उन्हें अपने उपभोक्ता ऋण का होम मार्केज में बदल लिया। उनका भुगतान भी कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्तों में चुकाना पड़ता है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए न्योता देते हैं। मेमोरियल डील की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसा बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते हैं।
मैं ऐसे युवा दंपत्ति को हर समय टकराता हूँ, उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीले आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए है और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे की शायद ही कभी कहीं किसी को पैसे की समस्याएं सुलझती हैं। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों की यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते हैं, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों के खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। वह स्वर्णिम नियम याद रखो, जिनके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंतकथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत को नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करते हैं, यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं और वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उन्हें विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत इस्तेमाल करते हैं, वे खुद यह सवाल पूछते हैं, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ चलना लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराइयां होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सब कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग कारण होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या हल करने के बजाय नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब इंसान दर्पण को खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए होते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में कहा जाता है जैसे खेल में, संबंधों में, करियर में, धन में। इसी डर में, इसी समाज के कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृति मान्यताओं, लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है। बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्ज लो और उस कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। टिकल मी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास $1 रखी हुई है जो दूसरे ग्राहक को अब तक लेने नहीं आया। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसों की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं।
कई बार हम सभी दर्पण को देखने में की ज़रूरत होती है और अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल की समस्याएं आने लगी। हमें बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और अक्सर घंटों तक आपके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों और मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों का रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले लिए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इस तरह इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनमें कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमें स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने ज़्यादातर समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बात सुनने में उनसे सीखने का लाभ मिला, परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे, और हम इस वजह से कई बार समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था, अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हम घिसे पीटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था तो नियमों को अक्षरशः पालन करने को सिखाया जाता था, तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मक गला घोट रही है। हमें अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूल को इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें, ना कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली वजह जिंदगी में क्या उपयोगिता है, और यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा नहीं जानते, अपने शिक्षकों और सपाटियों से उतना ही दूर हो जाते जा। मेरे पढ़े लिखे डैडी कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोग में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे पैसे की बुनियाद में मैं भी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब का किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है, आगे आने वाले बातों से मैं आपको यह साफ हो जाता है कि अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से उनके यह एक दायित्व था। अमीर डैडी, मुझे याद है मैंने नीचे वाला जो बातें बताई। कुछ लोग संपत्ति गरीब लोग होते हैं वो घर मानते हैं और अमीर लोग दायित्व मानते हैं। डैडी के कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी कि मैंने उन्हें यह भी बताया था घर के साथ साथ जुड़े कई दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था ज़्यादा खर्च,
और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता था। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात से बहस करते थे कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सपना होता है और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक नया नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि हमसे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज़ होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता चला कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। तो दोस्तों, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि पैसे की वो दमदार बातें जो रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने जीवन में लिखते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लान बताते हैं। तो इस वीडियो को मैं लेता हूँ विदा और मिलता हूँ एक नए वीडियो में, एक नए ऑडियो समरी में। तो दोस्तों, इस ऑडियो समरी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे पार्ट सुने और ज़रूर सुने, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। मैं और मेरा विश्वास है कि आपको मैं जहाँ तक होगा, हर एक इंसान को मैं सक्सेस होने का प्रेरित करता रहता हूँ और आप सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।